स्टार्ट कर, बस उस पर चल जा वापिस। एज पे, माइक्रोसॉफ्ट एज, लेफ्ट तीसरे नंबर पे, इस पे जाना, इस पे यार। चैट, चैट ऑन कर, चैट, चैट, बस छोड़। हाँ, सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो स्टार्ट करेंगे अपन आज का सेशन। सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं? सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, बताइए। राइट, तो हम थे हमारे एक टॉपिक जिसका नाम था वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के ऊपर। कल अपन ने एक फ्लो चार्ट देखा था। उस फ्लो चार्ट के अंदर हमने क्या देखा कि स्टार्टिंग जो हुई थी वो रॉ सीवेज की। रॉ सीवेज कहाँ जा रही है? रॉ सीवेज आपकी स्क्रीन से पास होते हुए जा रही है हमारी ग्रिड चैम्बर के पास। ग्रिड चैम्बर से वो गई आपकी प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। और प्राइमरी सेटलिंग टैंक और ग्रिड चैम्बर के बीच में दो टैंक और थे, इसका नाम था आपका स्किपिंग टैंक और फ्लो एक्लेशन चैम्बर। फिर पीएसटी से जा रही है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, उसके बाद में वो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के बाद यदि स्लड डिस्पोज करने लायक है तो उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस करना है, तो उसको अपन ने स्लज थिकनर, फिर स्लज डाइजेस्टर्स, फिर स्लज ऑन ड्राइंग बेड, और फिर फाइनली उसको डिस्पोज कर देंगे। पर यदि क्या हो रहा है कि सर उस सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो एसएसटी से सल्ज निकल रही है वो डिस्पोज करने लायक नहीं है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? फर्दर ट्रीट करना पड़ेगा। उसको टर्शरी ट्रीटमेंट, 3 डिग्री ट्रीटमेंट या केमिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। उसमें केमिकल्स का उपयोग करके फिर फाइनली अपन उसको क्या करेंगे? डिस्पोज करेंगे। ठीक है, ये अपन ने बताया था। उसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा था स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है सर? हैवियर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को रिमूव करना ही स्क्रीनिंग कहलाता है उस वेस्ट वाटर में से। ये 45 से या 30 से 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड रहती है। इसमें 3 तरह की स्क्रीन होती है, कोर्स, मीडियम और फाइन। कोर्स, मीडियम और फाइन। तो कोर्स स्क्रीन क्या होती है? जिसकी साइज स्पेसिंग जो है 50 mm से ज़्यादा हो। जिसमें 6 से 40 mm हो वो मीडियम हो गया। जिसमें 1.5 से 3 mm हो वो क्या हो गया? फाइन स्क्रीन हो गया। जनरली 0 से 10, 10 से 20 और 40 से अबाउ जो है वो आपकी क्या होगी? कोर्स स्क्रीन हो गई। तो इस तरह से भी साइज़ पूछता है। तो ये साइज़ वाली बात हो गई। यहाँ तक सभी को क्लियर है? बताइएगा। और वॉइस सभी को क्लियर आ रही है? ये भी चेक कर लीजिए। तो स्टार्ट करेंगे फिर आज का सेशन अपन। यस, वेरी गुड। चलिए, तो जैसे ही अपन ने चीज़ें देखी, अपन आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका कम्युनिकेटर्स और मैरिनेटर्स। क्या टॉपिक है? इसका नाम है आपका कम्युनिकेटर्स एंड मैरिनेटर्स। तथा कम्युनिकेटर्स तथा मैरिनेटर्स की बात करेंगे। क्या होता है सर कम्युनिकेटर और मैरिनेटर? तो हमने कहा कि कम्युनिकेटर और मैरिनेटर वह डिवाइस होती है जो क्या करती है? जो लार्जर इम्प्योरिटीज़ को स्मॉलर वन में कन्वर्ट करती है। कि जब जो भी बड़े पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉलर वन में तोड़ने के लिए काम आती है। ठीक है, तो अपन कहते हैं कि यह डिवाइसेस या यह यूनिट लार्ज साइज इम्प्योरिटीज़ को स्मॉलर साइज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। नोट करेगा, इसका पर्पस क्या होता है कम्युनिकेटर या मैरिनेटर का? जो लार्ज साइज इम्प्योरिटीज़ है उनको स्मॉलर साइज इम्प्योरिटी में कन्वर्ट कर ले, ताकि नेक्स्ट प्रोसेस में वो इजीली क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। ठीक है, ठीक है।
ठीक है। और किस एक्शन के द्वारा? तो यह कटिंग अथवा ग्राइंडिंग एक्शन के द्वारा उसे कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट करती है, लिख सकते हैं, कन्वर्ट करती है। राइट, बात समझ में आई कि क्या हुआ कि सर कम्युनिटर या मैग्नेटर इस प्रकार की डिवाइसेस होती हैं जो कि लार्ज साइज इम्प्योरिटी, जितने भी लार्ज साइज इम्प्योरिटीज है, इन सभी लार्ज साइज इम्प्योरिटीज को छोटे पार्टिकल्स में, स्मॉलर साइज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। राइट, और किस एक्शन के द्वारा? या तो वो कटिंग करेगी या वो ग्राइंडिंग मतलब पीसेगी। या तो कटिंग करेगी या ग्राइंडिंग, इन दोनों एक्शन के द्वारा ही वो क्या करती है? कन्वर्ट करती है। तो इसे बोलते हैं आपका कम्युनिकेटर्स और मैरिनेटर्स। इसी को क्या कहते हैं हम? कम्युनिकेटर्स या मैरिनेटर्स कहते हैं। क्लियर हुआ? बताइएगा सभी, नोट करके डन करिए। इसमें एक नोट पॉइंट लिखेंगे, और नोट क्या है? नोट ये है कि सर ये लगाई कहाँ जाती है, कि लगाई कहाँ जाती है? तो सर फाइन स्क्रीन से पहले लगाई जाती है, क्योंकि सर जो फाइन स्क्रीन्स हैं, वो फाइन स्क्रीन्स जो है वो फ्रीक्वेंटली ब्लॉक हो जाती हैं यदि लार्ज साइज इम्प्योरिटीज़ हैं। और दूसरा अगर अपन कहे तो ये क्या करते हैं कि जो वेस्ट वाटर होता है, इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो बल्क में होती है ना, फ्लोक्स टाइप बने रहते हैं। तो वो जब कटिंग ग्राइंडिंग होगा तो उसमें से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी क्या हो जाएंगी, लगभग अलग हो जाती हैं इसमें। राइट, तो अपन ने कहा कि सर ये फाइन स्क्रीन से पहले लगाई जाती है। रीज़न क्या है? क्योंकि सर फाइन स्क्रीन फ्रीक्वेंटली ब्लॉक या चौक होती है। तो यह आमतौर पर फाइन स्क्रीन से पहले इंस्टॉल की जाती है, फाइन स्क्रीन से पहले इंस्टॉल की जाती है। तो ये हो गई बात एक कम्यूटेटर और मैग्नेटर्स की। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप सभी जानते हैं, ग्रिड चैम्बर। स्क्रीन से बाद में वो कहा जाएगा ग्रिड चैम्बर के पास जाएगा। वो ग्रिड चैम्बर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन पूछता है ग्रिड चैम्बर से कि सर जो ग्रिड चैम्बर है उसका पर्पस क्या होता है, ग्रिड चैम्बर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, वो नोट करके डन करिए एक बार सभी, है ना। समझ में आ गया? डन करिए एक बार। चलिए गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्रिड चैम्बर। और इसी प्रकार का एक और टैंक होता है टीट्रियस टैंक या टीट्रियस चैम्बर।
नोट करिएगा, ग्रिड चैम्बर और डिट्रियस टैंक, DITRUS, डिट्रियस टैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क करिएगा, ग्रिड चैम्बर और डिट्रियस टैंक पे। इंपॉर्टेंट क्यों है कि सर यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछा गया ग्रिड चैम्बर या डिट्रियस टैंक का पर्पस क्या होता है, ये किस लिए इंस्टॉल की जाती है हमारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, तो बताइए किसी को पता हो तो, कि क्यों इंस्टॉल की जाती है, किस तरह की दिखती है ना, पर्पस क्या होता है, कुछ पता है किसी को? पता हो तो बताओ। हमने कहा कि सर ये जो ग्रिड चैम्बर या डिट्रियस टैंक है, यह वेस्ट वाटर में मौजूद वेस्ट वाटर या रॉ सीवेज, क्या कह सकते हैं, ये रॉ सीवेज में मौजूद इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए यूज की जाती है, राइट। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको अंडरलाइन करना है क्या, इनऑर्गेनिक नेचर के जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं या सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम ग्रिड चैम्बर डिट्रियस टैंक का यूज़ करते हैं। बिल्कुल। अब इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज कौन सी है, बताओ, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज कौन सी है, बताइए भाई। फिजिकली हम समझ तो पाए कि सर ये तो केवल लिख दिया इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। हमने कहा कि सर ये जो वेस्ट वाटर है, ये जो सीवेज है, इसमें मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन होती है वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ की होती है, ठीक है। कौन सी होती है, मैक्सिमम जो होती है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ की होती है, पर इसमें इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स भी पाए जाते हैं। अब वो जो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो क्या होते हैं, वो जैसे सिल्ट हो गया, सैंड हो गया, ग्लास के पार्टिकल्स हो गया, है ना, कोई मेटल के टुकड़े हो गए, इन सभी को रिमूव करेगी, इन सभी को क्या करेगी, रिमूव करेगी। क्यों? क्योंकि आगे का जो ट्रीटमेंट चल रहा है, एक्सेप्ट केवल और केवल ग्रिड चैम्बर, बाकी सभी ऑर्गेनिक मैटर को रिड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि सर हमारे को इनऑर्गेनिक से तो दिक्कत ही नहीं है ना। अगर सैंड या सिल्ट या लोहे का पार्टिकल कुछ रिवर में जा रहा है या लैंड पे जा रहा है तो वो दिक्कत थोड़ी कर रहा है, वो डिसऑक्सीजन को कम थोड़ी कर रहा है। कम कौन कर रहा है, डीओ का इफेक्ट कौन कर रहा है, अनहाइजेनिक कंडीशन कौन बना रहा है, मक्खी मच्छर फ्लाइज मॉस्किटोज को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, सर वो ऑर्गेनिक नेचर की इम्प्योरिटीज़। अगर आपके टेबल के ऊपर मिट्टी रख दूँ या कुछ लोहे की चीज़ रख दूँ, होता ही अपना मोबाइल है, ग्लास है स्टील की, है ना, कोई लोहे का पेन है वो अपन ने रख दिया, तो क्या उससे कोई दिक्कत होती है क्या सर? कोई दिक्कत नहीं होती है। यदि मैं उसको डाल दूँ कहाँ पर, रिवर में, तो क्या डिसऑक्सीजन कम होगी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगी। तो दिक्कत कौन कर रहा है प्रैक्टिकली? अगर आप सोचे तो दिक्कत कर कौन रहा है? उस वेस्ट वाटर में ऐसा क्या है जिसको हमें ट्रीट करना पड़ रहा है सर? क्या ऐसी चीज़ है जिसको पूरी ट्रीट करनी पड़ रही है? बिना ट्रीट करके अपन डंप कर रहे हैं तो अफेक्ट करिए, तो अंदर समझ में आया कि सर वो तो ऑर्गेनिक नेचर होता है। यदि ऑर्गेनिक मैटर होगा तो उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और वो ऑक्सीजन उस वाटर से लेगा, उस वाटर बॉडी से लेगा, और यदि वही ऑर्गेनिक मैटर अगर आप खुले में डंप करते हो तो वहाँ पर वो अट्रैक्ट करेगा मक्खी मच्छर को, स्मेल करेगा, ऑर्डर करेगा, ये सब दिक्कत ऑर्गेनिक मैटर कर रहा है। तो इस पूरे ट्रीटमेंट के अंदर, इस इतना ही पूरा ट्रीटमेंट अपन ने पढ़ा फ्लो चार्ट में, रॉ वाटर में, वहाँ पर केवल और केवल एक सिंगल ट्रीटमेंट यही है जिसमें इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव किया जाता है। बाकी सभी ट्रीटमेंट के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिक नेचर के या ऑर्गेनिक मैटर के जो इम्प्योरिटीज है उसको अपन रिड्यूस कर रहे हैं या उसको हटा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वही तो क्या कर रही है, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही है। बात समझ में आ रही है क्या, बताओ? इसलिए इसका क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। इसका क्वेश्चन जो है पूछने का मेन एम समझ में आया आपको कि यही क्वेश्चन क्यों बार बार पूछा जाता है? क्योंकि सर उस पूरी ट्रीटमेंट यूनिट में से केवल और केवल एक ग्रिड ही चैम्बर इकलौता ऐसा यूनिट है, ट्रीटमेंट यूनिट, जो कि ऑर्गेनिक नेचर, इनऑर्गेनिक नेचर को रिमूव करती है, बाकी सभी ऑर्गेनिक मैटर का ट्रीटमेंट करता है। और यही ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि बता दिया आपको कि ऑर्गेनिक मैटर ही तो क्या करता है, डिसऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। यदि वो डिसऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा तो वही तो दिक्कत करेगा फिर। क्यों?
वही तो दिक्कत करेगा वाटर बॉडी के अंदर, राइट। तो ये इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया था ग्रिड चैम्बर या डिट्रियस टैंक। साइज में फ़र्क है, नेचर ऑफ वर्क एक ही है दोनों का। अब दूसरा, तो यह एक लॉन्ग तथा नैरो चैनल्स होते हैं। लंबे, नैरो मतलब साइज विड्थ वाइज छोटे होते हैं पर लंबे चैनल होते हैं। और लंबे चैनल अगर मैंने बोला तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर लेंथ बढ़ती है तो क्या होगा, ये पढ़ा चुका हूँ, अब कहानी ख़त्म है, कुछ नई नई चीज़ें, पर कंसेप्ट वही है पुराने, क्योंकि एक पार्ट पढ़ चुके, 70% कवर कर चुके हैं। तो अब समझ में आना चाहिए कि अब इसमें क्या हो रहा है, लॉन्ग नैरो चैनल क्यों बनाए जा रहे हैं, बताओ लॉन्ग चैनल क्यों बनाए जा रहे हैं, विड्थ वाइज चौड़े क्यों नहीं होने चाहिए, लेंथ वाइज चौड़े क्यों होने चाहिए, बताओ इसका रीज़न भी आपको पता है, बताओ लॉन्ग एंड नैरो चैनल होते हैं तो लॉन्ग क्यों बनाए जा रहे हैं, बताओ बताओ, बता रखा है मैंने आपको सेडिमेशन टैंक जब पढ़ाया था। तो सर किसी भी इम्प्योरिटीज़ को निकालना है तो एक कंटिन्यूस फ्लो करता रहता है, जितना लॉन्ग चैनल होगा तो डिटेंशन टाइम ज़्यादा मिलेगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा निकल के आएगी, ठीक है। तो एक अपने लिखा है सेडिमेशन टाइम में डेप्थ ज़रूरी नहीं है, एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है, लेंथ पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर लिखा है ना लॉन्ग एंड नैरो चैनल्स, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो हर एक चीज़ का महत्व है अगर आप समझो तो, है ना, नहीं तो 2 पॉइंट से लिख के अपन आगे कब के बढ़ जाते हैं। तो लॉन्ग नैरो चैनल्स होते हैं जो कि रेक्टेंगुलर अथवा है ना, जो कि रेक्टेंगुलर अथवा पैराबोलिक शेप के होते हैं। तो उनका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप होगा या पैराबोलिक शेप होगा, या पैराबोलिक शेप के होते हैं। और ये एक लॉन्ग तथा नैरो कम विड्थ के चैनल होते हैं, इनको अपन डिट्रियस टैंक या ग्रिड चैम्बर कहते हैं। बिल्कुल एफिशिएंसी के लिए, बिल्कुल सही कहा, एफिशिएंसी के लिए, राइट। यहाँ तक बात समझ, एक एक पॉइंट समझना है अपने को। यदि अगर आपने एक एक पॉइंट समझा ना तो फिर क्वेश्चन को कितना भी वो घुमा के पूछ ले अपने को उसका आंसर पता रहेगा। और केवल ये पॉइंट याद कर लिए तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि नोट्स तो कहीं भी मिल जाएंगे, नोट्स तो कहीं मिल जाएंगे, बुक से ही तो लिखे होंगे, मैंने कोई बनाया तो है नहीं। क्लास कब से चल रही है, अभी 18 मिनट हो गया है, मैं मैसेज कर दिया था आपको आधे पौने घंटे पहले, ठीक है। एक 15 का मैसेज किया था मैंने, एक 20-22 पे क्लास चालू करी है, और वो मैसेज मैंने आपको कर दिया था 12:30 के आसपास ही, 12:30 या 12:45 के आसपास ही, है ना, ठीक है ना। चलिए, आधा पौने घंटे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया था। तो नोट्स तो कहीं भी मिल जाएंगे, नोट्स का नहीं है, ग्रुप में मैसेज नहीं आया। रजनीश मैसेज नहीं किया क्या आपने, आपको बोला ना इन्फॉर्म कर देना, किया है, देखो रजनीश ने मैसेज किया है। थोड़ा सा एक्टिव रहा करो, जब कल मैंने बोला भी था आपको कि कल दोपहर में क्लास होगी आपकी, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, 11-12 बजे के आसपास होगी, बोला भी था, है ना, इन्फॉर्म किया था ना आपको सभी को। ये हो गई बात क्लियर, इतना नोट करिए, डन करिए, किया है ना, कोई बात नहीं, वो देखा नहीं होगा उन्होंने। चलो हो गया डन, बताओ। एक पॉइंट और लिखो कि सर इसमें वेलोसिटी कंट्रोलिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। वेलोसिटी कंट्रोलिंग डिवाइसेस का यूज किया जाता है। वेलोसिटी कंट्रोलिंग डिवाइसेस का यूज किया जाता है। वेलोसिटी कंट्रोलिंग डिवाइसेस, अब एक बात समझना कि सर वेलोसिटी को कंट्रोल करने की कोई डिवाइसेस होंगी
जिनका इसने उपयोग किया है, मतलब ये टैंक कैसा है, ये कंटिन्यूस टैंक है। क्योंकि वेलोसिटी कब जनरेट होगी, वेलोसिटी कब जनरेट होगी, जब वो कंटिन्यूस होगा। तो पानी जब आएगा वो कितनी रेट से आना है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं, डिवाइसेस लगाई जा रही है, तो उसको वेलोसिटी कंट्रोलिंग डिवाइसेस कहा जा रहा है। ठीक है, उसमें वाटर का जो डिस्चार्ज होगा वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आएगा, क्योंकि अपने को पता है अगर वेलोसिटी अगर ज़्यादा कम होगी तो टर्बुलेंस होगा, यदि टर्बुलेंस होगा तो क्या होगा, टर्बुलेंस होगा तो क्या होगा, सेटलिंग नहीं होगी, क्योंकि है तो टैंक ही ना, वो तो कहीं ना कहीं सेटलिंग ही रही है, कोई जाली नहीं है, कोई कुछ ऐसा कोई अलग से कोई डिवाइस नहीं है जो अलग से रिमूव करे, तो ये एक तरह का टैंक ही तो है, लिख रखा है चैम्बर है या डीटीएस टैंक है। तो टैंक के अंदर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहेगी तो यूनिफॉर्मली रिमूव होगी, एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। अगर वेलोसिटी ऊपर नीचे है तो फिर गड़बड़ है मामला, है ना, फिर गड़बड़ मामला है। हाँ, क्या कह रही हो ममता? सर क्वेश्चन हम लगा रहे थे उसमें प्रीलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ट्रीटमेंट में कौन सा प्रोसेस होता है बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, अभी बताएंगे। अगर आपने कल ध्यान से क्लास सुनी तो मैंने बोला भी था कि सर प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, 1 डिग्री ट्रीटमेंट वो एनारोबिक होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एरोबिक नेचर का होता है, और टर्सरी ट्रीटमेंट केमिकल का होता है ना, बोला है। पर वो एक साथ नहीं लिखा सकते ना, वो आगे की बातें वो मैं लिखवाऊंगा, उसमें रीज़न बताऊंगा क्यों एरोबिक होता है ना, वो बताऊंगा ताकि चीज़ें समझ में आए, तो वो आगे जब आएगा तो बता दूंगा। चलिए, तो वेलोसिटी कंट्रोलिंग डिवाइसेस, जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि सर ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट यूनिट है वेस्ट वाटर की जिसमें वेलोसिटी को कंट्रोल करने के लिए डिवाइसेस, उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, आप कहेंगे ग्रिड चैम्बर या डीटीएस टैंक। ये इसी का ही एक बड़ा वर्जन है, बस इसी का ही एक बड़ा वर्जन है, राइट। अब कौन सी होती है, तो वेलोसिटी कंट्रोलिंग डिवाइसेस में वेलोसिटी कंट्रोलिंग डिवाइसेस में प्रोपोर्शनल वियर तथा पार्शियल फ्लूम का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोपोर्शनल वियर और पार्शियल फ्लूम कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो आप कहेंगे कि सर यूज़ करते हैं हमारे ग्रिड चैम्बर के अंदर। कौन सी वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइसेस, प्रोपोर्शनल वियर तथा पार्शियल फ्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं सर प्रोपोर्शनल वियर कहाँ यूज़ करते हैं, तो प्रोपोर्शनल वियर का यूज़, प्रोपोर्शनल वियर का यूज़ रेक्टेंगुलर शेप टैंक में किया जाता है तथा पार्शियल फ्लूम का यूज़ पैराबोलिक शेप टैंक में किया जाता है, राइट। अगर और पूछ ले कि सर प्रोपोर्शनल वियर का यूज़ कहाँ करते हैं, किस शेप ऑफ टैंक में, तो आप कहेंगे रेक्टेंगुलर शेप के जो टैंक्स होते हैं। शेप दो बताए थे, रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक। और यदि आपको पूछ लिया जैसे ये पार्शियल फ्लूम जो होता है ये किस शेप के टैंक में यूज़ होता है, तो आप कहेंगे पार्शियल पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक शेप के टैंक में इसका यूज़ होता है, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हो सर, एक बार शुरू से बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे, एक बार इसको होने दो, अभी तो स्टार्ट ही किया है ना, अभी बता देंगे। एक बार जितना पढ़ा रहे हैं वो समझ लो, एक ये टॉपिक खत्म होते ही फिर आपको रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, प्रोपोर्शनल वियर या पार्शियल फ्लूम का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो आप कहेंगे ग्रिड चैम्बर या डीटीएस टैंक, जो कि इनऑर्गेनिक नेचर के सस्पेंड सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए काम आते हैं। प्रोपोर्शनल वियर किस शेप ऑफ टैंक में यूज़ करते हैं, रेक्टेंगुलर में, और पार्शियल फ्लूम किस में यूज़ करते हैं, तो पैराबोलिक में। अब बच्चों की क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही होगी, सर प्रोपोर्शनल वियर या पार्शियल फ्लूम क्या होता है, तो एफएम में पढ़ाते हैं आपको, है ना, बिल्कुल पढ़ाएंगे आपको। प्रोपोर्शनल वियर और पार्शियल फ्लूम का पढ़ाया जाता है एफएम के अंदर आपको। चलिए,
वहाँ से पढ़ लेना उसको, अगर अगर जानने की इच्छा है तो। अब कहा जाता है सर इसमें से भी कौन सा आम तौर पर यूज़ करते हैं, तो कहते हैं कि सर पार्शियल फ्लूम के जनरली पार्शियल फ्लूम का यूज़ किया जाता है। अगर पूछ ले स्पेसिफाइड ये दोनों में से अगर एक नाम पूछे तो आप कहोगे पार्शियल फ्लूम का यूज़ किया जाता है। मोर रिलायबल होती होगी, कहीं ना कहीं ये डिस्चार्ज वेलोसिटी दोनों ही मेज़र करती है ना, ज़्यादा रिलायबल होती है प्रोपोर्शनल वियर के रिस्पेक्ट में। तो इसको नोट करिएगा और डन करिएगा। कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछिए। एक मिनट। चलिए हो गया सभी का, बहुत बढ़िया। फिर आगे आते हैं अपन इसके अंदर और कहते हैं नेक्स्ट कि सर ये जो है वो क्या करता है, ये 0.2 mm से ग्रेटर साइज के इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सर कितने mm से बड़े पार्टिकल को रिमूव करने के लिए ग्रिड चैम्बर का उपयोग लिया जाता है, तो 0.2 mm से बड़े पार्टिकल को रिमूव करने के लिए ग्रिड चैम्बर का यूज़ किया जाता है। तो लिखेंगे कि यह 0.2 mm से बड़े पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ना 0.2 mm से बड़े पार्टिकल के लिए। क्लियर। दूसरा कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक बात और पूछते हैं कि सर इसका डिटेंशन टाइम कितना होगा, कितनी देर तक पार्टिकल इस टैंक के अंदर रुकता है, डिटेंशन टाइम की बात करते हैं। और एक नहीं, हाँ 0.2 mm, बहुत बढ़िया है ना। तो इसको अंडरलाइन करना कि 0.2 mm से बिगर पार्टिकल्स को, बड़े पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिटेंशन टाइम बताओ, बहुत बार पूछा गया है। डिटेंशन टाइम, अवरोध का समय इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अवरोध का समय। डिटेंशन टाइम दो में पूछता है। एक तो सर हमारे को पूछता है कि ग्रिड चैम्बर के केस में क्या होगा, दूसरा पूछा है डीट्रियस टैंक के केस में, दोनों में अलग अलग होता है। ये ग्रिड चैम्बर है
और ये डीट्रस टैंक है, इन दोनों के केस में कितना क्या होगा बताइएगा, जिस किसको पता है। हाँ 1 मिनट, हाँ जनरली ये होता है 30 से 60 सेकंड, और 60 सेकंड पर ही अपने को टिक लगाना है, यही मैक्सिमम एग्जाम में 60 सेकंड, और वी कैन से इट इज़ 1 मिनट, है ना, बिल्कुल आप सही कहे। बेसिकली ये 30 से 60 सेकंड होता है ना, 30 से 60 सेकंड होता है, और जनरली जब टिक लगाना है वो 60 सेकंड पे या 1 मिनट पे लगाना है। डीट्रस टैंक में 3 से 4 मिनट होता है, 3 से 4 मिनट, और हमेशा अपन इस पर टिक लगाते हैं मैक्सिमम पे, है ना। मैक्सिमम पे क्यों लगाते हैं पता है सभी को, कि सर मैक्सिमम पे ही क्यों लगा रहे हो आप, बताओ। वेरी गुड ममता, पंकज, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम पे क्यों लगा रहे हो, सेफ्टी साइड है भाई, जितना ज़्यादा टाइम अपन कंसिडर करके चलेंगे उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी अपन अचीव कर पाएंगे, राइट। जितना कम टाइम कंसिडर करके चलोगे उतनी एफिशिएंसी कम अपने को मिल पाएगी, उतनी ही कम एफिशिएंसी आप अचीव कर पाओगे, राइट। तो ये बहुत बार पूछा गया आपका, जिसके अंदर डिटेंशन टाइम एक नहीं कई बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, तो बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, है ना। नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डेटा पूछता है आपका एक और, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, बहाव का वेग, कि इसमें जो सीवेज है वो किस रेट से फ्लो करती है। आप कहते रहे हो कि सर 30 से 60 सेकंड या 3 से 4 मिनट तक पार्टिकल इसके अंदर रुकता है, मतलब इनलेट से आउटलेट वाला समय यही होता है, बता रखा है आपको सडमिशन टैंक में। तो कितना होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, कि किस रेट से, वेरी गुड, 0.15 से 0.30 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया ममता, कितना 0.15 से 0.30 मीटर, जनरली 0.15 की जगह 0.25 से 0.30 मीटर पर सेकंड ये रहती है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है। वैसे तो इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन जो पूछे गए वो मैं आपको अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, स्टार मार्क करता जा रहा हूँ, यही हमारे क्वेश्चन है। और ये तो मल्टीपल टाइम पूछ लिया है, ग्रेड चैम्बर का तो मल्टीपल टाइम पूछ लिया है ना। तो 15 से 30 बोल रहे हो, तो 25 से 30, हाँ तो ऑलमोस्ट लगभग इतना, ये 30 से ऊपर नहीं होता है ना। अब ये जो डाटा है ये एक तरह की रेंज वाला डाटा है, जो कई बार अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने जहाँ से पढ़ा है किसी बुक से, स्टैंडर्ड बुक से, वहाँ पर ये 0.25 दे रखा है, ठीक है, राइट। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। फिर सेटलिंग वेलोसिटी कितनी होती है, किस रेट से सेटल होंगे बताओ, सेटलिंग वेलोसिटी, जो पार्टिकल सेटल हो रहे हैं वो किस रेट से सेटल होंगे, 15 mm पर सेकेंड, कितना 15 mm पर सेकेंड की रेट से क्या होंगे सर पार्टिकल हमारे सेटल होंगे। चलिए हो गया। हाँ 15 mm पर सेकेंड, बिल्कुल सही। और जहाँ पर भी डेप्थ आए तो ऑलमोस्ट 2 मीटर तो रहती है ना। कोई भी टैंक की डेप्थ पूछते तो ऑलमोस्ट 2 मीटर के आसपास वाले ऑप्शन को टिक लगा दीजिएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग टैंक की अलग अलग डेप्थ कितनी याद रखोगे। जिसकी पूछी जाती है मैंने लिखा दिया 2 से 2.5 मीटर सेडिमेशन टैंक की रॉ वाटर के अंदर, वो पूछी जाती है। उसके अलावा जो भी डेप्थ है लगभग 2 मीटर के आसपास टिक लगा देना, वही ऑप्शन अप्रोप्रिएट रहेगा। इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि पूछा नहीं गया है ना। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दिखाता हूँ इस डीट्रियस टैंक या ग्रिड चैम्बर का, है ना। देखो यहाँ लिख रहा है ग्रिड चैम्बर इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन टू रिमूव हैवी इनऑर्गेनिक सॉलिड्स लाइक सैंड, ग्रेवल, सिंडर्स एंड अदर ग्रिटी मटेरियल। जो भी ग्रिटी मटेरियल है जो कि इनऑर्गेनिक है वो, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी, ये तो बेटा टैंक है ना। टैंक की स्पेसिफिक ग्रेविटी तो किसकी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी तो होती है सर पार्टिकल की। और इनऑर्गेनिक पार्टिकल सैंड वगैरह की तो अपने को पता ही है, 2.5 से 3 बोल दो या 2.6 से 2.75 कह दो। अलग इस तरीके का सबका साइज अलग अलग है,
रजनीश कह रहे हैं डिटेंशन टाइम डिटेल्स ग्रिड चैम्बर का अलग अलग क्यों लगेगा सर, उनका साइज अलग है ना, इसलिए चलिएगा। अपने को डायग्राम देखना है, इमेज देखनी है ना, बहुत ज़्यादा रिफाइन इसमें मिली नहीं है अपने को, गूगल पे देख लेते हैं, गूगल पे देख लो एक बार इमेज, ये बिल्कुल बेसिक सी देखनी है अपने को, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं देखनी है चीज़ें, है ना, बिल्कुल आसानी से देखिए ताकि अपन उस चीज़ों को समझ पाए। जैसे ये एक सिंपल सी देख लो, ये आपके ग्रिड चैम्बर है, ग्रिड चैम्बर दिख रहा है लिखा हुआ ग्रिड चैम्बर, एक एंड से वाटर आ रहा है इनलेट, दूसरी एंड से जा रहा है, क्योंकि अपन ने कहा कि सर डिटेंशन टाइम 30 से 60 सेकंड मतलब 1 मिनट के लगभग है, या 3 से 4 मिनट, मतलब वो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है। यहाँ पर फैट ऑयल और ग्रीस, क्योंकि अपने को पता है सर वेस्ट वाटर के अंदर किचन से हमारा ऑयल ग्रीस भी निकलता है, इंडस्ट्रीज से निकल रहा है, कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है तो ऑयल ग्रीस वगैरह निकलते हैं, तो वो जितना भी होगा वो इमिसिबल लिक्विड होते हैं, वो घुल तो सकते नहीं पानी में, तो ऊपर सरफेस पे क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, तो ये ऊपर की तरफ फ्लोट करेंगे ऑयल और ग्रीस, जो भी ग्रीसी मटेरियल है। ग्रिड पार्टिकल जो होंगे वो ग्रिड पार्टिकल क्या होंगे, यहाँ पर सेट हो जाएंगे और बॉटम से इस ग्रिड चैम्बर के थ्रू अपन इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब कोई सा भी देख लो, इसमें सब कुछ वैसा ही दे रखा है, ग्रिड चैम्बर की वर्किंग प्रिंसिपल। एक्चुअल डायग्राम इनके नहीं दे रखे, लॉन्ग नैरो चैनल्स होते हैं, ये प्रॉपर इसमें नहीं दिखा रखा है ना, ये इस तरह का एक यूनिट होती है ना, एक ग्रिड चैम्बर इस तरह की, यहाँ पे प्रोपोर्शनल वियर लगाया होता है इस एंड पर, ये रहा एग्जिट एंड पर प्रोपोर्शनल वियर लगाया होता है कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है वो ज़्यादा बढ़िया है, पर इसमें क्या है कि अपना वीडियो खुल जाएगा, ये वाला डायग्राम है, यही बुक में दे रखा है आपको, ये डायग्राम बुक में। इनलेट से आया कि डेप्थ ऑफ वाटर, डिज़ाइन वाटर डेप्थ, मतलब कितना पानी इसके अंदर रखना है, तो वो रखना है आपको 0.9 से 1.2 मीटर के लगभग आपका सीवेज यहाँ पर रहता है। इससे ऊपर फ्री बॉर्डर रहता है 0.3 मीटर का, और ये सीवेज क्या करता है, जो फ्लक्चुएशंस आती है, ओवरफ्लो होता है, उसके लिए होता है। यहाँ पर ओवरफ्लो वियर भी है जो एक्सेस पानी को बाहर निकाल देगा ताकि अनहाइजेनिक कंडीशन ना बने। यहाँ पर सम पाइप रिमूविंग सिल्ट, यहाँ पर आपके सिल्ट रिमूविंग के लिए एक पाइप लगा होता है, जो भी ग्रिड रिमूव होगी यहाँ से उस पाइप से थ्रू निकाल दी जाएगी। और यहाँ पर प्रोपोर्शनल वियर लगा था टू कंट्रोल द फ्लो, है ना, कंट्रोल फ्लो कंट्रोल के लिए प्रोपोर्शनल वियर लगा होता है इस एंड के ऊपर। ये एकदम एप्रोप्रिएट डायग्राम है, चाहो तो इसको बना लेना अपने नोटबुक के अंदर, राइट। और यही डायग्राम्स आपको मिलेंगे बुक्स के अंदर, कोई बुक वगैरह देखोगे यही डायग्राम मिलेंगे। क्लियर हो गया सभी को। पर ये जो है वो एक सेक्शनल व्यू ऐसा ही आगे तक रहता है एक्सटेंडेड, ये डाउनलोड नहीं होते इसलिए अपन इसको यहाँ लगा नहीं सकते, बाकी ये डायग्राम परफेक्ट डायग्राम है। बताइए हो गया सभी को क्लियर। ग्रिड चैम्बर की कहानी बताओ। चलिए गुड। अब हमने कहा सर ग्रिड चैम्बर और पीएसटी, प्राइमरी सेडिमेंटेशन या प्राइमरी सेटलिंग टैंक। सेडिमेंटेशन जनरली बोलते हैं रॉ वाटर के अंदर, और इसी को यहाँ पर सेटलिंग कहते हैं। सेडिमेंटेशन भी कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या अभी भी एसटीपी में इसका यूज़ होता है? ये कन्वेंशनल चीज़ें हैं जो कि मैंडेटरी है यूज़ करना, ये एक पार्ट है आपके एसटीपी का, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का। डायग्राम बनाना जरूरी तो नहीं है, अगर दिमाग में कभी कुछ रहती है ना कि सर किस तरह का दिखता है, उसके लिए अगर चाहो तो बना सकते हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चन नहीं पूछता। पर इसमें से एक फ़ायदा रहेगा कि सर प्रोपोर्शनल वियर कहाँ लगाया जाता है, तो एग्जिट एंड पे लगाया था, ये थोड़ा सा पता रहेगा आपको, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। हमने कहा सर ग्रिड चैम्बर और पीएसटी के बीच में दो चैम्बर बनाए थे मैंने एरो करके, एक स्कीमिंग टैंक, एक फ्लो इक्वेशन चैम्बर। अब उनके बारे में बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं फ्लो इक्वलाइजेशन। सर नाम से ही क्लियर हो रहा है कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, फ्लो को इक्वलाइज कर रहा है। फ्लो को क्या कर रहा है, इक्वलाइज कर रहा है। इक्वलाइज का मतलब क्या होता है, रेगुलेट करना। इसका मीनिंग क्या है सर, रेगुलेट करना, कि सर ये जो फ्लो इक्वेशन चैम्बर है इसका काम होता है फ्लो को रेगुलेट करना, है ना। नहीं कुछ भी नहीं करा भैया, इतना डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ, आप कहीं पर भी किसी से भी कोई भी नोट्स मैच कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और डिटेल के साथ
शॉर्ट भी चीज़ें हैं ताकि इन डेप्थ के साथ साथ अपने को कंटेंट मिल जाए जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ऐसे तो कई सारे लोग थ्योरी लिखा देते हैं 4-4 पेज की, उसका कोई यूज़ नहीं है। उस थ्योरी में से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको लिखा रहा हूँ केवल, है ना। तो यही तो फ़र्क होता है कोचिंग करने का, कि टाइम, कम टाइम के अंदर वो सारी चीज़ों को कवर करता है, बस इतना ही फ़र्क है। ठीक है, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। अभी तक क्वेश्चन लगा रहे हो, अपने 70% सिलेबस हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह का अपन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, है ना। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ, आपको बोल रहे हो, पर मैं बता रहा हूँ, मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं पिछले 1-1.5 महीना हो गया अपने को, तब से पता चल गया होगा सर जितने भी अपन ने क्वेश्चन लगाए ऑलमोस्ट 90-95% क्वेश्चन बन जाएंगे, चाहे कोई से भी बुक के हो, किसी भी एग्जाम के हो, है ना। या आपने खुद प्रैक्टिकल करके देख लिया होगा, है ना। सब बड़े बच्चे हो यार, छोटे तो हो नहीं। फ्लो इक्वेलाइजेशन चैम्बर की बात करते हैं। फ्लो को इक्वलाइज करना मतलब इसका काम क्या होता है कि फ्लो को मैनेज करना। अब क्यों करना है मैनेज, यहाँ पर फ्लो को मैनेज करने से क्या होगा, हमने कहा कि ये फ्लो को मैनेज या फ्लो को कंट्रोल करता है ताकि इसके बाद कौन लगा हुआ है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। और सेडिमेंटेशन की एफिशिएंसी कब अच्छी आती है, जब एक यूनिफॉर्म फ्लो जाएगा। एकदम से फ्लो तेज या ज़्यादा होगा तो टर्बुलेंस क्रिएट होगा और एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, तो उस टैंक का पर्पस ही नहीं रहा। क्यों, उस टैंक का कोई रोल ही नहीं रहा। जब भाई एफिशिएंसी नहीं आ रही तो टैंक का मतलब क्या है, बात समझ में आई। तो टैंक का रोल कब होगा, जब उस पर फ्लो एक यूनिफॉर्म फ्लो जाएगा, एक मैनेज वे में फ्लो जाएगा, ताकि वहाँ पर टर्बुलेंस क्रिएट ना हो, ताकि उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज या डिक्रीज ना हो। तो ये कहाँ लगाया जाता है, तो ये पीएसटी से पहले लगाया जाता है ना, पीएसटी से पहले लगाया जाता है। अभी तक तो लग रहे हैं एग्जाम में लग जाएं, अरे बिल्कुल लगेंगे, निश्चिंत रहो, टेंशन फ्री रहो, लगेंगे, ये मेरी गारंटी है ना। अब वो होता है कि 2-5 क्वेश्चन अगर बात करें, 10% तो चीज़ें वेरी करी जाती है, कई बार वो डायरेक्टली डाटा पूछ लेते हैं, है ना वो। पर होता क्या है जनरली कि अपन क्वेश्चन लगा रहे वही नहीं लग रहे, तो आदमी वैसे डिमोटिवेट हो जाता है। कई बार आप देखे होंगे स्टील पढ़े होंगे या कुछ सब्जेक्ट आप ऐसे पढ़े होंगे टॉस वगैरह के, जिसमें पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं लग रहे, तो आदमी वहाँ पे लगता है सर इतना पढ़ा फिर डिमोटिवेट हो जाता है। तो वो चीज़ें नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, क्वेश्चन एग्जाम में भी बनेंगे, ये गारंटी है। उसके लिए निश्चिंत रहिए, पर चीज़ों को इन डेप्थ में समझिएगा, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर वो पूछता है तो आप उसको समझ पाए, है ना। फिंगरप्रिंट के क्वेश्चन अलग है, तो वो भी करवा देंगे, टेंशन मत लो, है ना, वो भी करवा देंगे। फ्लो इक्वेलाइजेशन चैम्बर बता दिया मैंने, कहाँ लगता है, पीएसटी से पहले लगता है। फ्लो को इक्वलाइज करता है ताकि टर्बुलेंस क्रिएट ना हो और जो पीएसटी की एफिशिएंसी वो अफेक्ट ना हो, ये इसका पर्पस होता है। ठीक है, यही पॉइंट अपने को यहाँ पर लिखने हैं। तो यह फ्लक्चुएशंस को मेंटेन करता है ताकि, ये वर्ड सही नहीं रहेगा, फ्लक्चुएशन मेंटेन करता है क्योंकि यदि फ्लक्चुएशंस के कारण फ्लक्चुएशन के कारण सेडिमेंटेशन टैंक में शॉक लोडिंग होती है, जिसके कारण उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। यह शॉक लोडिंग से प्रिवेंट करता है, शॉक लोडिंग से प्रिवेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, मेन पर्पस इसका होता है फ्लक्चुएशंस को क्या करना है, मैनेज करना है या मेंटेन करना है, ताकि यूनिफॉर्म फ्लो बना रहे। यहाँ पर एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये एग्जाम में पूछा था कि फ्लक्चुएशंस के कारण सेडिमेंटेशन टैंक में, या सेटलिंग टैंक लिख दो इसको, भले ही सेटलिंग टैंक में
शॉक लोडिंग होती है तो पूछा जाता है कि सर शॉक लोडिंग की समस्या कहाँ डेवलप होती है, तो सेटलिंग टैंक में होती है, जिसके कारण इसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। तो ये प्रिवेंट करता है शॉक लोडिंग से। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है। किससे? शॉक लोडिंग से। कौन करता है? आपका फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर। शॉक लोडिंग क्या होती है? एक सडनली एक लार्ज या हैवी डिस्चार्ज हो जाना, या यह भी कह सकते हैं टेक्निकल टर्म्स में कि सर टॉप लेयर और बॉटम लेयर का जो फ्लो है वो वेरी कर जाना, है ना, क्योंकि लेयर बाय लेयर अगर अपन देखें तो टॉप लेयर और बॉटम लेयर का फ्लो जो है वो वेरी कर रहा है, उसको भी अपन क्या कहते हैं? शॉक लोडिंग कहते हैं। दोनों की वेलोसिटी अगर अलग अलग है तो वो शॉक लोडिंग मतलब कहीं ना कहीं वो टर्बुलेंस क्रिएट करेगी, है ना। तो अगर नीचे वाली लेयर धीमी चल रही है, ऊपर वाली फास्ट चल रही है, तो क्या होगा? टर्बुलेंस क्रिएट होगा। ये एक्चुअल डेफिनेशन है शॉक लोडिंग की। और अगर समझने के लिए बात करें तो सडनली जब डिस्चार्ज आएगा, यूनिफॉर्म डिस्चार्ज नहीं आएगा, तो टर्बुलेंस क्रिएट होगा और वो एफिशिएंसी को अफेक्ट करेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शॉक लोडिंग कहाँ पर होती है? तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक या प्राइमरी सॉल्यूशन टैंक में होती है, पीएसटी में। कौन प्रिवेंट करता है? तो फ्लो इक्वेशन चैम्बर इसको प्रिवेंट करता है। कहाँ लगाया जाता है? तो पीएसटी से पहले। तो यह पीएसटी से पहले प्रोवाइड किया जाता है ना। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डायग्राम से सारी लोकेशन जो है, हर यूनिट की पोजीशन या लोकेशन, वो आप कैसे समझ में आ जाएगी। तो कभी पूछा ना ये इसको कहाँ लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाते हैं, तो डायग्राम फ्लो चार्ट जो बनाया था वो याद रखना, सब पता चल जाएगा। जैसे ग्रेड चैम्बर कहाँ लगता है, तो पीएसटी से पहले लगता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो वो इतनी इतनी चीज़ें नहीं दिखा रहा मैं, यहाँ पर ज़रूर एक बार लिखवा दिया ताकि ये थोड़ी सी यूनिट जो है वो पता चल जाए। बाकी मेजरली ये अपन नहीं लिखाएंगे कहाँ लगाते हैं, क्योंकि उसमें सब दिख रहा है कि सर पीएसटी से पहले ग्रेड चैम्बर आता है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ग्रेड चैम्बर है इंस्टॉल्ड बिफोर दी पीएसटी, है ना। चलिएगा, नोट करिएगा। नोट करके डन करिएगा। चलिएगा, अब आते हैं अपन नेक्स्ट, स्कीमिंग टैंक। क्या हो रहा है? ये फ्लक्चुएट क्यों कर रही है? एक मिनट रुकना। ठीक है, स्कीमिंग टैंक बताना ज़रा। स्कीमिंग टैंक क्या होता है, क्यों प्रोवाइड किया जाता है, और ये स्टार मार्क करना भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्कीमिंग टैंक हो गया, ग्रिड चैम्बर हो गया, इस पर लगातार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताओ, स्कीमिंग टैंक का यूज़ पूछा गया है, स्कीमिंग टैंक क्यों लगाया जाता है, क्या पर्पस है स्कीमिंग टैंक का लगाने का, बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हाँ वेरी गुड, कौन बता रहे हैं? ममता। रिमूव ऑयल ग्रीस एंड सोप, बिल्कुल सही है कि सर ये वेस्ट वाटर में हमको पता है सर ऑयल ग्रीस सोप सॉल्यूशन वगैरह सब रहते हैं, तो ऑयल ग्रीस और सोप सॉल्यूशन को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, बताओ रीज़न। रीज़न बता दो एक बार। रीज़न बता दो, समझ जाते। रीज़न बताओ, सबने सही बताया तीनों ने, पर रीज़न बताओ क्यों। बताओ रीज़न, किसी को पता है क्या? तो यह वेस्ट वाटर में प्रेजेंट, वेस्ट वाटर में प्रेजेंट ऑयल ग्रीस तथा सोप सॉल्यूशन को
सोप सॉल्यूशन को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो सर क्या दिक्कत करेंगे, ये तो हो गया आपका ऑयल, ग्रीस और सोप सॉल्यूशन, ये तो आंसर हो गया हमारा, है ना। ये क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल स्टार मार्क कर दिया है, ये तो आंसर अपना हो गया। हाँ, ताकि ऊपर लेवल पर फ्लोट करें, रिएक्शन नहीं होगा। वेरी गुड सर। ये ऑयल, ग्रीस और सोप सॉल्यूशन क्या करते, एक लेयर बना देते, एक फिल्म बना देते किनके ऊपर, उन ऑर्गेनिक मैटर पे, और उनको डिकम्पोजिशन, उनके बायोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो इसको कुल मिला के अगर ऑयल, ग्रीस और सोप सॉल्यूशन में मौजूद है तो उसको रिमूव किया जाए, ताकि ये जो एफिशिएंसी है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की वो रिड्यूस हो। और जनरली हमें को पता है कि हमको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ही करना है, उन ऑर्गेनिक मैटर को ही रिमूव करना है, ठीक है। तो यह कि वेस्ट वाटर में मौजूद ऑयल, ग्रीस तथा सोप सॉल्यूशन ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर एक थिन फिल्म का निर्माण करते हैं, जिसके कारण बायोलॉजिकल एक्शन जिसको अपन बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन, अफेक्ट होता है, तथा ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये रीज़न है कि यदि ऑयल, ग्रीस एंड सोप सॉल्यूशन मौजूद है हमारे उस वेस्ट वाटर के अंदर, तो ऑयल, ग्रीस एंड सोप सॉल्यूशन और ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर एक थिन फिल्म बना देगा। वो थिन फिल्म क्या करेगी, उन माइक्रोजम्स को अट्रैक्ट नहीं होने देगी, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है, ऑपरेशन जो है, बायोलॉजिकल एक्शन जो है उसको रिड्यूस करेगी, और कुल मिला के एफिशिएंसी को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। इसलिए हमारे को वाटर के अंदर मौजूद ऑयल एंड ग्रीस एंड सोप सॉल्यूशन को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बताइए। हो गया नोट? ओके। फिर अब रिमूव करेंगे कैसे सर? बहुत सारे तरीके होते हैं। बेसिकली इसके अंदर क्लोरीन ऐड कर देते हैं। क्या करते थे? क्लोरीन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए वेस्ट वाटर में 2 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन ऐड किया जाता है। दो मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन ऐड किया जाता है, राइट। तो क्लोरीन की हेल्प से अपन क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। तो अगर पूछ ले कभी कैसे क्या रिमूव किया जाएगा, तो क्लोरीन ऐड किया जाता है। और कितना ऐड किया जाएगा? 2 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन ऐड करते हैं। डिटेंशन टाइम पूछता है, क्वेश्चन पूछा गया है कितना होता है, याद रखिएगा 3 से 5 मिनट। ये क्वेश्चन है आपका, 3 to 5 मिनट डिटेंशन टाइम इसका, 3 से 5 मिनट होता है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अंडरलाइन कर दिया मैंने, 3 से 5 मिनट का डिटेंशन टाइम होता है। अब तो क्या सर केवल यही एक डिवाइसेस है या स्किमिंग टैंक ही होते हैं क्या जिनका इस्तेमाल किया सकता है? नहीं, यहाँ पर वैक्यूएटर्स भी होते हैं। वैक्यूएटर्स भी एक डिवाइस होती है जो कि ऑयल, ग्रीस एंड सोप सॉल्यूशन को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है।
अब ये क्या होती है सर, इसमें एक नेगेटिव प्रेशर बनता है, सक्शन प्रेशर बनता है टॉप पे, और टॉप पर मौजूद ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव कर लेती है। ऐसा कैसे? हमने कहा सर जो टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट कंट्रीज है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, वहाँ पर ऑयल एंड ग्रीस का सॉलिडिफिकेशन नहीं होता है ना, वो ऑर्गेनिक मैटर के साथ जो है सॉलिडिफाई नहीं होती है, वो राइज करके सरफेस पे आती है, सरफेस से उस वैक्यूएटर की हेल्प से वो नेगेटिव प्रेशर बना के ऊपर से ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव कर दिया जाता है। ये बेसिकली यूज़ किए जाते हैं आपके कहाँ पर, आपके कोल्ड क्लाइमेटिक कंट्रीज के अंदर, कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स के अंदर, राइट, स्किमिंग टैंक। ठीक है कि सर जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पर वैक्यूएटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सर फिर वैक्यूएटर्स यूज़ कर लो, फिर वैक्यूएटर्स यूज़ करो। हमने कहा सर नेगेटिव प्रेशर बन रहा है, क्या बोला सर, नेगेटिव प्रेशर डेवलप करेंगे, सक्शन प्रेशर से वैक्यूम क्लीनर है, उसी की तरह से नाम है वैक्यूएटर्स। वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, नेगेटिव या सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है, और उन गंदगी जो होती है सोफे वगैरह पे, कार की सीट्स पर, उनको क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो वहाँ पर एनर्जी लग रही है, तो बेस्ट कौन सा है वो सब समझ में आ जाएगा, एनर्जी लग रही है। और ये तो टैंक है सर, एनर्जी नहीं लग रही, यहाँ पर क्लोरीन लग रहा है, क्लोरीन तो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, क्योंकि 2 ही मिलीग्राम ऐड करना है 1 लीटर पानी के अंदर, और यहाँ पर तो इतने पानी के अगर आप वैक्यूम से अगर यूज़ करोगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है, सारे दिन आपकी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी, तो कहीं ना कहीं ये महंगा पड़ेगा। ठीक है, कह सकते हैं, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो वैक्यूएटर भी वही डिवाइसेज है जो कि स्किमिंग टैंक काम करता है, वैसा ही वैक्यूएटर काम करती है, दोनों का एक्शन अलग है, वो एक टैंक है और एक आपकी डिवाइसेज है। तो हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पर वैक्यूएटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। वैक्यूएटर्स या कहते हैं कि हाई टेम्परेचर पर ऑयल तथा ग्रीस का सॉलिडिफिकेशन नहीं होता है, हाई टेम्परेचर सॉलिडिफिकेशन नहीं होता है, तो वह टॉप सरफेस पर आ जाते हैं। इसमें वैक्यूएटर्स नेगेटिव या सक्शन प्रेशर क्रिएट करके नेगेटिव सक्शन प्रेशर क्रिएट करके उसे सरफेस से रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि सर हाई टेम्परेचर रहेगा तो ऑयल और ग्रीस जमेंगे नहीं, सॉलिडिफिकेशन नहीं होगा। जब सॉलिडिफिकेशन नहीं होगा तो वो कहाँ करेंगे, वो तैरेंगे सरफेस पर, तो वो टॉप सरफेस पर आ जाते हैं, जिसमें वैक्यूएटर्स नेगेटिव सक्शन प्रेशर क्रिएट करके उसे सरफेस से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के वैक्यूएटर एक डिवाइस होती है, स्किमिंग टैंक एक डिवाइस होती है, और दोनों ही डिवाइसेस का यूज़ क्या है, दोनों डिवाइसेस उस वेस्ट वाटर में मौजूद ऑयल, ग्रीस और सॉफ्ट सोल्यूशन को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, डन करेगा।
सर दोनों में से क्या क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करेगा? देखो बेसिकली तो टैंक ही यूज़ करते हैं, स्किमिंग टैंक ही, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी वगैरह यूज़ नहीं हो रही है। एनर्जी अगर यूज़ हो रही है तो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग बढ़ेगी। तो कॉस्टिंग को इकोनॉमिकल बताया ही था मैंने स्टार्टिंग में कि कोई भी ट्रीटमेंट हो, कोई भी आपकी पाइप की लेआउट हो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, सभी के अंदर अपने को क्या करना है, इकोनॉमिकल कंसिडरेशन करना है। एफिशिएंसी के साथ इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, मेन पॉइंट यही रहता है। इसलिए तो वैसे तो अपन स्किमिंग टैंक ही यूज़ करेंगे, पर वैक्यूटर भी एक डिवाइस होती है जिसका भी यूज़ किया जाता है, पर लार्ज स्केल पे जनरली नहीं किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हाई एनर्जी कंज्यूम करेंगे और ओवरऑल जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है उसको इंक्रीज कर देंगे। चलिए, हो गया सभी का? अब समझ में आ गया? चलिए, जैसे ही ये अपन ख़त्म करें, इसमें एक नोट लिखना है। नोट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? वैसे तो अपने को सभी को पता है, इसकी लोकेशन पूछता है, फिर भी एक बार लिख दो। क्या चीज़? कि स्किमिंग टैंक पीएसटी से पहले प्रदान किया जाता है। पीएसटी से पहले प्रोवाइड किया जाता है ना? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे पता है, फिर भी लिखना ज़रूरी है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेटलिंग। क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सर टाइप्स ऑफ सेटलिंग। ये क्या टॉपिक आ गया? ऐसा तो कुछ था ही नहीं। अब बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ से चीज़ें थोड़ी अलग चालू होगी। हमने कहा कि सर ये टाइप ऑफ सेटलिंग का मीनिंग क्या हुआ? कि हमने कहा सर अभी वेस्ट वाटर की बात करें और रॉ वाटर की बात करें, तो रॉ वाटर में तो ऑर्गेनिक मैटर जो था वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। यदि वो ज़्यादा है तो फिर वो तो वैसे ही वेस्ट वाटर है, क्योंकि इतना ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करना इजीली पॉसिबल नहीं है, कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। तो ऑर्गेनिक मैटर का कंसंट्रेशन वेस्ट वाटर में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी रॉ वाटर। तो यहाँ पर जो वेस्ट वाटर सेटल होगा उसमें अलग अलग तरह की सेटलिंग देखने को मिलती है। जब भी टाइप्स ऑफ सेटलिंग की बात करें तो टाइप्स ऑफ सेटलिंग ओनली ऑब्जर्व इन वेस्ट वाटर, इट इज़ नॉट ऑब्जर्व इन रॉ वाटर। रॉ वाटर में एक ही सेटलिंग होती है, जो सबसे पहली सेटलिंग इसमें लिखेंगे डिस्क्रीट सेटलिंग, उसके अलावा कोई सेटलिंग नहीं होती है। आपने अगर सुना भी हो सॉल्यूशन टैंक के अंदर, स्टोक्स लॉ के अंदर, वहाँ पर केवल एक सेटलिंग बताई थी, कौन सी थी? डिस्क्रीट सेटलिंग। याद आया सभी को? बताओ, याद आया सभी को कि डिस्क्रीट सेटलिंग अपन ने बताई थी? इसके अलावा कोई सेटलिंग थी क्या? सर नहीं थी। क्यों? रीज़न बताता हूँ मैं आपको। रीज़न ये है कि सर रॉ वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ थी, जो ऑर्गेनिक मैटर था, उसकी कंसंट्रेशन वेस्ट वाटर के कंपेरिजन में बहुत कम है, मतलब नेग्लिजिबल कह सकते हैं। तो वहाँ पर तो एक ही तरह की सेटलिंग दिखेगी, डिस्क्रीट सेटलिंग। पर सर वेस्ट वाटर है, ये तो हाईली ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है, तभी तो बीओडी डीओ वगैरह सब पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक मैटर को तो ऑक्सीजन की डिमांड होती है ना सोच के देखना थोड़ा सा कि बीओडी, सीओडी, टीओसी, टीएचओडी, डीओ क्यों पढ़ा जा रहा है? बार बार डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि सर ऑर्गेनिक मैटर ही इतने ज़्यादा है, तो वही तो दिक्कत कर रहे हैं, डंप नहीं कर पा रहे, या अगर डंप कर रहे हैं तो डीओ को कम कर दे रहे हैं, तो वहाँ पर जो मौजूद है एक्वेटिक लाइफ उनको हार्म कर रहे हैं। तो कुल मिला के ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में पाए जाते हैं किसके अंदर? हमारे वेस्ट वाटर में। तो जितने भी टाइप्स ऑफ सेटलिंग ऑब्जर्व होगी, इट इज ओनली ऑब्जर्व इन वेस्ट वाटर। तो सेटलिंग की जो टाइप है वो केवल वेस्ट वाटर में ही देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सर रॉ वाटर में कौन सी सेटलिंग होगी? तो वही होगी डिस्क्रीट सेटलिंग। उसके अलावा कोई सेटलिंग रॉ वाटर में देखने को नहीं मिलती। स्टोक्स लॉ में देखा भी तो था कि पार्टिकल कैसे सेटल करेगा? इंडिविजुअल सेटल करेगा, इंडिविजुअल सेटल करेगा उसी को तो डिस्क्रीट सेटलिंग कहते हैं। तो याद रखना। तो कभी पूछ ले कि सेटलिंग की जो टाइप में लिखने वाला हूँ ये किसके हैं, तो ये वेस्ट वाटर के हैं। तो कितने तरह की होती है? 4 तरह की होती है। 1 2, सबसे पहला वही डिस्क्रीट, फ्लोकुलेंट सेटलिंग, हिंडर्ड सेटलिंग और कंप्रेस सेटलिंग।
डिस्क्रीट, फ्लोकुलेंट, हिंडर्ड और कंप्रेस्ड सेटलिंग। ये कुछ सेटलिंग्स है जो हमारे को ऑब्जर्व होती है। डिस्क्रीट, फ्लोकुलेंट या फ्लोकुलेटेड बोल सकते हो, और हिंडर्ड बिल्कुल सही है, कंप्रेस्ड बिल्कुल सही है। रजनीश एंड ममता, बहुत बढ़िया। ठीक है, नोट करिए, डन करें सभी। नोट करके डन करिएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सेटलिंग की। जैसे सबसे पहली सेटलिंग, इसको टाइप 1 सेटलिंग भी कहते हैं ना, इसको ऐसा भी नाम लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख देना, इसको टाइप 1 टाइप 2 सेटलिंग भी कहते हैं। इस नाम से टाइप 1 सेटलिंग, ये होती है टाइप 2 सेटलिंग, ये टाइप 3 सेटलिंग, टाइप 4 सेटलिंग। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4, इस तरह से भी इनके नाम है। अब पहला जिसको बोलते हैं टाइप 1 सेटलिंग, और टाइप 1 सेटलिंग कौन सी होती है, तो डिस्क्रीट सेटलिंग होती है। अब इसके अंदर बात करेंगे सर है क्या। डिस्क्रीट सेटलिंग वैसे तो अपने को पता ही है कि हर एक पार्टिकल इंडिविजुअल सेटल होगा, तो कहा जाता है जिसमें शेप, साइज और मास पार्टिकल का सेटलिंग के दौरान चेंज ना हो। जैसा पार्टिकल था उस वेस्ट वाटर में वैसा ही पार्टिकल एंड तक आपका रहे, वो क्लब ना हो किसी भी और पार्टिकल के साथ। जब क्लब हो जाएगा तो साइज बड़ा हो गया, शेप भी चेंज हो गया, और वेट, मास भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो शेप, साइज और मास चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग दी सेटलिंग, और जैसा पार्टिकल था वैसा की वैसा ही पार्टिकल आपका रहता है। और इस तरह की सेटलिंग किस लॉ पे बेस होती है, स्टोक्स लॉ। वहाँ लिखा भी था कि स्टोक्स लॉ किस पे बेस है, डिस्क्रीट सेटलिंग। तो यहाँ पर ये सेटलिंग जो है स्टोक्स लॉ पर बेस्ड होती है। और ये सेटलिंग कहाँ देखने को मिलती है, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, बताओ। एक तो हो गया रॉ वाटर, वो तो अपने को पता ही है, उसके अलावा बताना है ना वेस्ट वाटर में किस ट्रीटमेंट यूनिट में हमारे को डिस्क्रीट सेटलिंग या टाइप 1 सेटलिंग ऑब्जर्व होगी। बताओ। बताओ किस में ऑब्जर्व होगी, एग्जांपल बता दो जल्दी से कि सर टाइप 1 सेटलिंग या डिस्क्रीट सेटलिंग किस ट्रीटमेंट यूनिट के अंदर हमें देखने को मिलेगी वेस्ट वाटर की, यदि पता हो तो बोलते हैं सेटलिंग के दौरान शेप, कॉमा, साइज तथा मास पार्टिकल का चेंज नहीं होगा। पार्टिकल जैसा था सेटलिंग से पहले वैसा ही रहेगा सेटलिंग के दौरान, है ना, वो क्लब नहीं होगा, वो एक दूसरे से जुड़ेगा नहीं। यह सेटलिंग स्टोक्स लॉ पर आधारित होती है, स्टोक्स लॉ पर बेस्ड होती है। और यहाँ पर एग्जांपल पूछते हैं कि सर इस प्रकार की सेटलिंग हमें कहाँ देखने को मिलेगी, इसी का आंसर नहीं आया, देखने को मिलती है ग्रिड चैम्बर। तो यह ऑब्जर्व इन ग्रिड चैम्बर, ग्रिड चैम्बर में
दिखाई देगी। ग्रिड चैम्बर में दिखाई देगी, राइट। अरे पूछता है कई बार कहाँ पर देखने को मिलती है, तो आप कहेंगे ग्रिड चैम्बर में। नोट करिएगा। नहीं पता था ना, इसको नोट करना है। ग्रिड चैम्बर, ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपको कि जो डिस्क्रीट सेटलिंग है वेस्ट वाटर की किस ट्रीटमेंट यूनिट में देखिए, तो ग्रिड चैम्बर, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक नेचर का है। बाकी ऑर्गेनिक में तो फ्लोक्स ही हैं, तो वहाँ पर तो डिस्क्रीट होगी ही नहीं। और इनऑर्गेनिक का एक ही ट्रीटमेंट यूनिट है जो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स को निकाल रही है, वो ग्रिड चैम्बर है, एडिट्रियस टैंक है, इसलिए, है ना। टाइप 1 सेटलिंग नोट करके डन करेगा। ठीक है। चेंज कैसा होता है शेप साइज मास, जब आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, जब शेप आपका चेंज हो जाता है ना। जैसे अब सेकंड के अंदर लिखते हैं सर टाइप 2 सेटलिंग, इसे क्या कहते हैं, फ्लोकुलेंट या फ्लोकुलेटेड सेटलिंग भी कहते हैं, फ्लोकुलेंट सेटलिंग कहते हैं वैसे तो, सेटलिंग। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें सेटलिंग के दौरान पार्टिकल का शेप, साइज अथवा मास चेंज हो जाएगा। तो स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं है, स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं होती है ना। तो स्टोक्स लॉ जो वैलिड है वो केवल पहले में होगी, उसके बाद कहीं नहीं होगी। एक बार अपन ने लिख दिया, अब आगे बार बार नहीं लिखेंगे, है ना। इसमें अपन ने लिख दिया क्योंकि अब जब समझ में आ जाएगा सर क्यों स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं, तो ऊपर लिख रखा है कि जब शेप, साइज और मास ही चेंज हो गया, जब पार्टिकल क्लब हो गए, तो फिर सेटलिंग जो है वो डिस्क्रीट फ्लोकुलेंट सेटलिंग कहलाएगी, डिस्क्रीट नहीं कहलाएगी। तो इसलिए स्टोक्स लॉ उसमें वैलिड नहीं होता है। और ये सेटलिंग कहाँ पर ऑब्जर्व होती है, तो यह सेटलिंग पीएसटी में दिखाई देती है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में दिखाई देती है, पीएसटी में, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल इसके ध्यान रखिएगा, किस में दिखाई देती है, पीएसटी में, है ना। तो हो गया टाइप 2 सेटलिंग, नोट करिएगा। डन सभी का, बताओ सभी का डन। ओके, अब टाइप 3 सेटलिंग लिखिएगा। टाइप 3 सेटलिंग जिसको क्या कहते हैं, हिंडर्ड सेटलिंग। हिंडर्ड सेटलिंग, हिंडर्ड सेटलिंग क्या होती है, बताना ज़रा। हिंडर्ड सेटलिंग क्या होती है। हमने कहा कि अब एक बात बोली थी कि इसके बाद स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं है, मतलब सर इसके बाद सभी में शेप साइज चेंज हो रही होगी, ये बात कंफर्म है आपको, बिल्कुल सर। तो सर इसके बाद स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं है, तो पार्टिकल का शेप साइज चेंज हो रहा होगा, तो फिर इसमें ऐसा क्या हो रहा होगा हिंडर्ड सेटलिंग में। हिंडर्ड या जोन सेटलिंग, बिल्कुल सही कह रहे हो, हिंडर्ड को ही जोन सेटलिंग कहते हैं। हिंडर्ड सेटलिंग में क्या होता है
कि सेटलिंग के दौरान पार्टिकल के वेलोसिटी फील्ड आपस में ओवरलैप करते हैं लेकिन पार्टिकल आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। ठीक है, अब क्या है डायग्राम से दिखाऊंगा, पर पहले लिखें कि सर इस सेटलिंग के दौरान पार्टिकल्स के वेलोसिटी फील्ड आपस में ओवरलैप करते हैं लेकिन पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, है ना। इसमें क्या हुआ, बिल्कुल सही का एग्जाम्पल। तो इस सेटलिंग के दौरान जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो भी आपके ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, उनके जो वेलोसिटी फील्ड होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, लेकिन पार्टिकल्स आपस में अटैच नहीं होते एक दूसरे से। पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से जो है जुड़े हुए नहीं होते, अटैच नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो अपन कहते हैं सर ये सेटलिंग है, बड़े ध्यान से सुनना सर। सेटलिंग है तो कहीं ना कहीं टैंक में देखने को मिलेगी, और वो भी कौन से, या तो पीएसटी में या एसएसटी में। बात क्लियर है। तो पीएसटी में तो एक सेटलिंग बता दी, फ्लोकुलेंट सेटलिंग। तो अब ये दोनों सेटलिंग कहाँ मिलेगी, एसएसटी में। पर एसएसटी में कहाँ, जहाँ पर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के बाद मिलेगी। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद एसएसटी लगाया था। फ्लो डायग्राम याद रखना कि सर सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या 2 डिग्री ट्रीटमेंट के बाद अपन ने क्या लगाया था, एसएसटी लगाया था, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। तो उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आई, बताओ। कि एसएसटी आफ्टर एएसपी, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। है ना। जब एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या है, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद जो एसएसटी लगाया उसमें इस तरह की सेटलिंग देखने को मिलेगी, एसएसटी आफ्टर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। इसमें पार्टिकल की वेलोसिटी फील्ड ओवरलैप कर रही है लेकिन पार्टिकल आपस में जुड़े हुए नहीं है। हो गया नोट। अब डायग्राम बताऊंगा मैं इसका। डन करिएगा। वेरी गुड। चलिए अब देखें इसका डायग्राम, अपने को बनाना पड़ेगा। ये टैंक है और ये इसमें है वेस्ट वाटर, और ये है ना कुछ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। अब सब ये जब सेटल होगी तो इसका एक वेलोसिटी फील्ड बनेगा, है ना। ये जब सेटल होगी इसका एक वेलोसिटी फील्ड बनेगा, और ये जब सेटल होगी
यही बनाओ दो ही, इसका एक वेलोसिटी फील्ड बनेगा, है ना, इसका एक वेलोसिटी फील्ड बनेगा ये पार्टिकल का। और ये जो वेलोसिटी फील्ड है ये आपस में क्या कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं अपन वेलोसिटी फील्ड। और सब ये कब बनता है, जब ये पार्टिकल इस टैंक के बॉटम में सेटल होता है। जब पार्टिकल सेटल होता है तो सेटलिंग के दौरान एक करंट जनरेट होता है। जैसे पत्थर को अपन डालते हैं, देखा होगा, जब पत्थर को अपन डालते हैं तो क्या होता है, वो रिंग रिंग सी बनती है, वो वेलोसिटी फील्ड ही है। जो रिंग रिंग बनती है वही क्या है सर, वेलोसिटी फील्ड है। बताएंगे वो भी, रुको। तो वेलोसिटी फील्ड है, तो वेलोसिटी फील्ड आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं और यहाँ जाके नीचे सेटल हो रहा है। तो उसको बोलते हैं कि वेलोसिटी फील्ड ओवरलैप करे, लेकिन पार्टिकल आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। इसी प्रकार की सेटलिंग को हम क्या बोलते हैं, आपकी हिंडर्ड सेटलिंग कहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, हिंडर्ड सेटलिंग कहते हैं। नोट करिएगा डायग्राम। है ना, इसी को लिख दीजिएगा कि एक पॉइंट के इसे ही जोन सेटलिंग भी कहते हैं, है ना, जोन सेटलिंग भी इसी को कहते हैं, जोन सेटलिंग। हो गया, बताओ। चलिए चलें आगे। चलिए अब आते हैं अपन एक और आखिरी, इसको बोलते हैं टाइप 4 सेटलिंग, जिसे कहते हैं कंप्रेस्ड सेटलिंग। इस कंप्रेस सेटलिंग में क्या होता है कि इस सेटलिंग में सेटलिंग के दौरान पार्टिकल्स के वेलोसिटी फील्ड तथा पार्टिकल्स भी एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं।
इसे पार्टिकल के वेलोसिटी फील्ड तो आपस में ओवरलैप करते ही हैं तथा पार्टिकल भी एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो ये है ट्रिकलिंग फिल्टर में SST फॉलोड बाय ट्रिकलिंग फिल्टर। ये जितने भी नाम लिख रहा हूँ ये आगे आएंगे सब, ये सब सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है कि जब वो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक जो इस ट्रिकलिंग फिल्टर ये एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट इसके बाद जो प्रदान किया था उसमें जो सेटलिंग मिलेगी वो आपको कंप्रेस सेटलिंग मिलेगी। इसमें वेलोसिटी फील्ड के साथ साथ पार्टिकल भी क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। हाँ, सभी बॉटम में देखने को मिलेगी, इसमें एक के ऊपर एक लेयर आके जम जाती है ना, लेयर बाय लेयर आके जम जाते हैं इस कंप्रेस सेटलिंग में। और कंप्रेस कहते हैं कि वो एक पे लेयर आके जमती है तो वो क्या करती है, उस स्लज को कंप्रेस कर देती है, जो सेडिमेंटेशन की टैंक के अंदर स्लज उसको कंप्रेस कर देती है, तो इसको बोलते हैं कंप्रेस सेटलिंग। उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, आई थिंक उसका 1500 या 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होगा तब देखने को मिलेगा। 1000 से ज़्यादा पे तो 1000 से कम पे तो देखने को मिलती है आपकी फ्लोकुलेंट, 1200-1500 के आसपास देखने को मिलती है आपको हिंडर्ड, और 1500 या 2000 से आगे देखने को मिलती है आपको कंप्रेस सेटलिंग। ठीक है, हो गया, बताओ सभी का। यहाँ का डायग्राम देख लो फिर। इसमें डायग्राम, ये टैंक है ना, और कंसंट्रेशन जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं अपन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर इस तरह से न्यूमरस पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है कि सर सभी का अपना वेलोसिटी फील्ड होता है। जब पार्टिकल सेट होंगे, इसका वेलोसिटी फील्ड, इसका वेलोसिटी फील्ड, इसका वेलोसिटी फील्ड, ये सारे वेलोसिटी फील्ड ये आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं सेटलिंग के दौरान। तो इस तरह की जो सेटलिंग होती है इसे क्या कहते हैं अपन, हम कंप्रेस सेटलिंग कहते हैं। तो सभी के वेलोसिटी फील्ड होते हैं और ये सभी के वेलोसिटी फील्ड आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं और एक गुच्छों के अंदर पार्टिकल सेट होते हैं, है ना, गुच्छों के अंदर, है ना, एक फ्लॉक्स के फॉर्म में ये नीचे आते हैं, सेट होते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, कंप्रेस सेटलिंग कहते हैं। इसको बोलते हैं आपकी ये टाइप 4 सेटलिंग है, नोट करेगा। हो गया। अब ये सेटलिंग क्यों पढ़ा था, ये सेटलिंग इसलिए पढ़ा था क्योंकि इसके बाद अपने को क्या पढ़ना है, टैंक्स पढ़ने हैं। जैसे PST पढ़ना है, फिर SST पढ़ना है, तो दोनों तरह सेडिमेंटेशन टैंक, यहाँ पर इनको सेटलिंग टैंक कहते हैं, है ना। ये इनको क्लैरिफायर भी कहते हैं, प्राइमरी क्लैरिफायर या सेकेंडरी क्लैरिफायर, एक नाम और है ना, क्लैरिफायर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा।
अब वो टैंक जब अपन को पढ़ने हैं तो उसमें सेटलिंग देखनी, तो अपन ने सेटलिंग देख ली, तो अब अपन टैंक पर इजीली समझ पाएंगे। अब आते हैं अपन सबसे बाद, अब ग्रिड चैम्बर हो गया, ग्रिड चैम्बर का स्कीमिंग टैंक हो गया, फ्लो क्लेशन चैम्बर हो गया। अब आते हैं अपन पीएसटी पे, रिंग डालेगा पीएसटी, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, और इसी को ही बोलते हैं पीएसटी। सबसे पहले इसमें एक पॉइंट कि इसे ही प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक या प्राइमरी क्लैरिफायर भी कहते हैं। ये जो पीएसटी है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, यही प्राइमरी सेटलिंग टैंक या प्राइमरी क्लैरिफायर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, ये क्या निकालता है, किस तरह की इम्प्योरिटीज को रिमूव करता था? हमने कहा कि सर केवल और केवल ग्रिड चैम्बर को छोड़ के जितने भी ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं वो सभी के सभी क्या करती हैं, हमारे ऑर्गेनिक नेचर के सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करती है। तो यह वेस्ट वाटर में मौजूद ऑर्गेनिक नेचर के सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक नेचर के सस्पेंडेड सॉलिड्स है, उनको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, यह सेटलिंग वेलोसिटी, या बोल सकते हैं इस टैंक की एफिशिएंसी, है ना, कह सकते हैं कि इस टैंक की एफिशिएंसी सेटलिंग वेलोसिटी तथा ओवरफ्लो रेट पर डिपेंड होती है। ठीक है, हाँ, ऑर्गेनिक सॉलिड्स को, है ना, लार्ज बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करते हैं। तो अपन ने कहा सर इसी को ही क्या कहते हैं, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के नाम से भी जाना जाता है, और इसे ही प्राइमरी क्लैरिफायर भी कहा जाता है। और ये वेस्ट वाटर में मौजूद जो भी ऑर्गेनिक नेचर के सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं या लार्ज साइज सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, उनको पानी से रिमूव करने के लिए, वेस्ट वाटर से रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी जो एफिशिएंसी है वो किस पर डिपेंड करती है, सेटलिंग वेलोसिटी और ओवरफ्लो रेट। ये कोई नई बात नहीं है, ये पढ़ चुके थे कि सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, VS/V0 × 100 पढ़ा था, बताओ। अब सब पीछे पढ़ चुके हैं, बस चीज़ों को क्लब करके यहाँ पर जोड़ देना है बस, और कुछ नए चीज़ें दिखेंगी, वो दिखेंगी आपको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, 2 डिग्री ट्रीटमेंट में, बाकी कंसेप्ट वही रहेंगे। तो सर सेटलिंग वेलोसिटी VS/V0 × 100 लिखा था एफिशिएंसी का फॉर्मूला, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली बात सर, कोई भी सेडिमेंटेशन टैंक हो, चाहे यहाँ पर हो वेस्ट वाटर में, चाहे रॉ वाटर में हो, वो एफिशिएंसी इन्हीं 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है। और डिफाइन करें तो सर डिस्चार्ज V0 का फॉर्मूला क्या था, डिस्चार्ज अपॉन में प्लान एरिया, Q अपॉन में BL, तो प्लान एरिया पर डिपेंड भी करती है, डिस्चार्ज पर डिपेंड भी करती है। पर बेसिकली ऑप्शन में ये आता है, तो अपन बोल सकते हैं। तो अपने को पूरी चीज़ें पता है अंदर तक कि सर V0 का फॉर्मूला क्या है, VS का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, नोट करिएगा और डन करिए।
हो गया। चलिए अब आते हैं सेटिंग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। वही वहाँ पर स्टोक्स लो, यहाँ पर भी स्टोक्स लो। ठीक है, स्टोक्स लॉ में भी अगर जो है आपका साइजेस चेंज होती है तो फार्मूला आपका चेंज है। तो स्टोक्स लॉ का फार्मूला मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि स्टोक्स लॉ का फार्मूला सभी जानते हैं, पहले लिख रखे थे G-1 GD²/18 न्यू। ठीक है, 0.1 mm से बड़े पार्टिकल को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर होगा या लिखूँ वापिस, बताओ। आप बोले तो लिखें, अदरवाइज़ वही है, अपन ने वहाँ पर डिटेल में पढ़ा था बहुत अच्छे से। बस वही फार्मूला लिखना है कि 0.1 mm से बड़े पार्टिकल के लिए स्टोक्स लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। 0.1 mm से छोटे पार्टिकल के G-1 GD²/18 न्यू। इसमें G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, कैपिटल G जो होता है वो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, D डायमीटर ऑफ द पार्टिकल है, न्यू आपकी डायनामिक विस्कोसिटी होती है। वही सारी बातें हैं यहाँ पर। अब जो इम्पोर्टेंट बात है जो अपने को पढ़नी है वो है आपका डिज़ाइन डाटा। ये क्वेश्चन है पूछता है डिज़ाइन डाटा कि सर प्राइमरी सेटलिंग टैंक जब अपन बनाते हैं तो कुछ डिज़ाइन डाटा आपको याद रखने हैं। और डिज़ाइन डाटा क्या है बताइएगा। सबसे पहले पूछता है सर डेप्थ ऑफ द टैंक, बताइएगा डेप्थ ऑफ द टैंक कितनी होगी। डिटेंशन टाइम, ये दो डाटा बहुत पूछता है। डेप्थ ऑफ टैंक, डिटेंशन बताओ। तो बता ही रखा है सर, डेप्थ की अगर बात कर दे तो डेप्थ कितनी होती है जनरली सभी टैंक की, 2 से 2.5 मीटर और 2.5 से 3.5 है ना। डेप्थ ऑफ टैंक 2 से 2.5 मीटर। और ये जो अगर बात करें आपका 2 से 3.5 मीटर, 2 से 3.5 मीटर, रुको 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 1 मिनट कि सर जो आपकी डेप्थ ऑफ द टैंक है 2.5 से 3.5 मीटर है। यहाँ पर 2 से नहीं, यहाँ पर 2.5 से 3.5 मीटर। 1 मिनट, ये होती है आपकी 2.5 से 3.5 मीटर डेप्थ ऑफ द टैंक। और डिटेंशन टाइम जो होता है वो 2 से 2.5 घंटे होता है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो 2 से 2.5 घंटे है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था डिटेंशन टाइम कितना होगा। है ना, हाँ क्या कह रहे हो, डेप्थ 2 से 2.5 मीटर और डिटेंशन टाइम 2.5 से 3.5 है ना। डिटेंशन टाइम 2 से 2.5 घंटे होते हैं भाई, है ना। क्वेश्चन के हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाती है। वहाँ देखना कि वो प्राइमरी सेडिमेशन टैंक पूछा है, रॉ वाटर के केस में पूछा है कि वेस्ट वाटर के केस में पूछा है, तो वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। डिटेंशन टाइम जो है वो आपका 2 से 2.5 घंटे ही होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और स्टैंडर्ड बुक में भी यही डाटा आपको गिवन है। डाटा में बहुत सारी आपको हेरा फेरी मिलेगी, पर बेसिकली जो डाटा यहाँ लिखा दिया वही मोस्ट एक्यूरेट है, उसी के आसपास आपने को आंसर लगाना है। राइट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होती है 0.3 मीटर पर मिनट, है ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0.3 मीटर पर मिनट। आईसीटी बुक में 1 से 2 घंटे दे रखा है। पीएसटी में पूछा है सीवेज केस में, कोई दिक्कत नहीं, अभी हो जाएगा क्लियर। 1 मिनट रुक जाओ। प्राइमरी क्लेरिफायर बोल दो या प्राइमरी सेटलिंग टैंक बोल दो। आ गया,
देख लो, ये आपके सामने है भाई, लिखा है मैंने, डिटेंशन टाइम ऑफ प्राइमरी सेटलिंग टैंक इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या आ रहा है देख लो, 2 से 2.5 आवर्स। क्लियर है? केमिकल मिलेगा तो फिर वो तो सेकेंडरी बात होगी ना, केमिकल तो कहीं ना कहीं आपको एक्सटर्नल रिएक्शन दे रहा है ना, वो अलग बात है। फ्लोक्स बनाएगा, केमिकल तो वैसे यूज़ ही नहीं करता ना यार, केमिकल तो यूज़ अभी मैं लिखवाने वाला हूँ, रुक जाओ। केमिकल तो यूज़ करते ही नहीं है वेस्ट वाटर में। क्यों नहीं करते? नोट में लिखाऊंगा रीज़न कि सर कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन तो यहाँ होता ही नहीं है। वो जो कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन होता है वो तो केवल और केवल कहाँ पर होता है? रॉ वाटर में होता है, वेस्ट वाटर में नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी लिखवाऊंगा। तो वो तो जब फ्लोक्स बन जाएंगे तो अपने को पहले ही पता था सर फ्लोक बनेगा, डिटेंशन टाइम घट सकता है, 102 घंटे वहाँ लिखे थे। आपका आंसर सही होगा पर वहाँ पे डाटा गलत लिख दिया, वो 1 से 2 आवर सही है डाटा, पर वो किसका है? वहाँ पर लिखा था अपन ने जब फ्लोक्स केमिकल्स या कोगुलेंट ऐड करेंगे तब, है ना, देखा 1 से 2 घंटे वहाँ लिखा था अपन ने पीछे। क्योंकि फ्लोक्स जब केमिकल डालोगे तो मतलब कोगुलेंट डाला है, फ्लोक्स बन गए हैवियर हो गए तो कम समय में निकल जाएंगे, तो वहाँ के डाटा होता है। यहाँ पर केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी नोट में लिखवाने वाला हूँ, तो उसके लिए निश्चित रहिए भाई, डाटा वाटा के लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। जो लिखा दिया बिल्कुल वो सही है, बाकी आपने आपको चेक करके बता दिया और खुद भी चेक कर लेना, नेट सबके पास सही है ना। 99% तो सही मिलेगा, अब 1% तो गड़बड़ी सब में हो सकती है, 99% आपको चीज़ें सही मिलेंगी, है ना। थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल सकता है पर मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट डाटा है ये सब स्टैंडर्ड बुक से ही लिए गए। और अलग अलग साइट्स पे क्या हर कोई डाल देता है, कुछ भी डाल देता है, वो ज़्यादा सही नहीं होते, रिलायबल नहीं होते। अब जो डाटा लिए गए सब स्टैंडर्ड बुक से हैं, है ना, थ्योरी बुकों से लिए गए हैं ये, कहीं किसी कोचिंग के नोट्स वगैरह नहीं प्रेफर करें, बुक्स से सब कुछ है चीज़ें ये। चलिए, तो विड्थ ऑफ द टैंक 6 मीटर है। नेक्स्ट, विड्थ ऑफ द टैंक कितनी होती है जनरली? 6 मीटर। इसमें तो भाई कोगुलेंट यूज़ ही नहीं करते, वो अभी पॉइंट लिखवाने वाला हूँ मैं। हाँ कई जगह हाँ रॉन्ग हो सकता है भाई, वो देखो ह्यूमन मिस्टेक है, मिसप्रिंट हो सकती है चीज़ें, पर अब वो रेक्टिफाई कर, वो हर बुक में है, वाईसीटी में नहीं, वो हर बुक में है। जहाँ पर मैनुअली चीज़ें होती है तो वहाँ पर गलती होने की, मेरे में भी हो सकता है, मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं लिख क्या देता हूँ कई बार, मेरे में भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। पर मैं जो बोल रहा हूँ अगर वो नहीं लिख पा रहा तो गलती तो वही हुई। आप देखो सर आपने देखिए लिखा है था पर बोला तो मैंने सही था ना, तो कई बार हो जाती है गलती, तो उसमें भी मिसप्रिंट हो जाती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। फैकल्टी सही बना के देते हैं, जो टाइपिंग वगैरह है कई बार इतना लोड वगैरह से इधर उधर कर देते हैं डाटा, पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ नहीं है, लिमिटेड गलतियाँ हैं। चलिए, विड्थ ऑफ द टैंक के बाद है L/B का रेशो, है ना, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये तो अपने को पहले ही पता था L/B का रेशो, पर वहाँ पे 3 से 5 पता था, यहाँ पर कितना होगा? यहाँ 4 से 5 है बस, भाई दोनों में फ़र्क है ना बेटा। वहाँ पे 3 से 5 था क्योंकि वो कौन सा था? रॉ वाटर का, और यहाँ पर क्या है? वेस्ट वाटर का, तो इसमें 4 से 5 है। लेंथ और विड्थ का जो रेशो है वो 4:5 है, ठीक है। अब ये लेंथ और विड्थ का रेशो कब होता है या कहाँ होता है? तो सर ये लेंथ और विड्थ का जो रेशो होता है, लेंथ और विड्थ का रेशो होता है किसमें? टैंक में सर, रेक्टेंगुलर टैंक में। और मोस्टली रेक्टेंगुलर टैंक की प्रीफर करते हैं, पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सर्कुलर टैंक का डायमीटर कितना होगा? डाटा किसके लिए है? है ना, याद रखिएगा। डन। तो यदि रेक्टेंगुलर टैंक है तो रेक्टेंगल में L और B आती है, लेंथ और विड्थ आती है, और सर्कल में डायमीटर आता है, डायमीटर 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर टैंक जो है वो सर्कुलर शेप का प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि रेक्टेंगुलर शेप का है तो लेंथ 4 to 5 टाइम्स होती है उसके विड्थ के। हाँ कई बार कमीशन भी गलत आंसर देता है ना यार, अगर अपन देखते हैं कोई भी एग्जाम आता है तो 3-4 क्वेश्चन पे तो क्या लगाते हैं बच्चे? रिट लगाते ही लगाते हैं कि सर इसमें हमारे को दिक्कत है। फिर बच्चे कहाँ जाते हैं? फिर जाते हैं स्टैंडर्ड बुक के पास, और वो डाटा वहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते हैं और उसको अपलोड करते हैं। होता है ना, अभी राजस्थान के एग्ज़ाम होता है जेईई के अंदर, उसमें 4-5 क्वेश्चन जो है वो उनके आंसर की है उसके अकॉर्डिंग जो है वो गलत है, तो फिर क्या कर रहे हैं लोग? तो फिर वो क्या कर रहे हैं? रिट लगा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन डिलीट होगा, सीधी सी बात है।
नहीं नहीं, तो इसीलिए तो चीज़ें गलत ना हो, चीज़ें गलत ना हो तो फैकल्टी पढ़ाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाना है भाई। एक क्वेश्चन से ज़िंदगी का सवाल है, बात बिल्कुल सही है, पर गलत ना हो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पढ़ाया जा रहा है ना, यहाँ से देखो डाटा लिख रखा है, वहाँ पर टिक लगाओ, लग रहा है कि सर ने तो लगाया था वो गलत है, नेट पे चेक करो, समझ में आ जाएगा भाई। आजकल तो कितनी सुविधा है, नेट पे चेक करो, जाना ही नहीं स्टैंडर्ड बुक के पास। जैसे अभी अपन ने 1 मिनट में चेक कर लिया, क्लियर 100%, उसको टिक लगा दिया, ठीक है। तो थोड़ा तो एक्सरसाइज अपने को भी करनी पड़ती है, चलेगा। फिर ओवरफ्लो रेट, नेक्स्ट ओवरफ्लो रेट, ये दो डाटा होता है, एक पीक और एक एवरेज का। एक एवरेज रेट होती है और एक पीक मैक्सिमम रेट होती है ना। एवरेज रेट जो होती है वो लिखेगा, होती है 25 से 30, कितनी होती है 25 से 30 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, ठीक है। और ये कितनी होती है 50 से 60 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। और क्यू ओवरफ्लो रेट एक तरह का डिस्चार्ज ही तो है। क्यू पीक जो होता है वो 1/3 होता है, नहीं क्यू एवरेज जो होगा ना पीक से कम होगा। क्यू एवरेज जो कहते हैं, क्यू एवरेज ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1/3 होता है क्यू पीक का, है ना। क्यू एवरेज जो होता है 1/3 होता है क्यू पीक का। जो मैक्सिमम है उसका 1/3 होता है। तो बच्चे सर यहाँ तो 1/2 दिख रहा है दिमाग लगाओगे ना सर, यहाँ तो 1/2 तो 25 और 50 दुगना हो गया, 30 और 60 दुगना हो गया, पर क्वेश्चन में और बुक्स में लिखा है कि 1/3 होता है ना, ये 1/3 होता है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1/3 होता है। अब यहाँ पर देखने में तो एग्जैक्टली लग रहा है सर 25 से 50 हो गया, 30 से 60 हो गया, मतलब दुगना ही तो हो रहा है, पर वहाँ पर आंसर है 1/3 या ऑलमोस्ट 1/3 होता है। एग्जैक्टली की जगह आप ऑलमोस्ट कर दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा। इट इज़ नियरली 1/3 होता है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था, जो नोट में लिख लेना, कि सर जब अपन वेस्ट वाटर को इस प्राइमरी सेटलिंग टैंक से पास करते हैं तो कितने % तक सस्पेंडेड इम्प्योरिटी को रिमूव करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितने % तक सस्पेंडेड इम्प्योरिटी को रिमूव करता है, बताओ। तो यह 40 से 70% तक सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। कितना 40 to 70% तक जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज थी ऑर्गेनिक नेचर की, उनको क्या करता है, रिमूव करता है, पीएसटी, है ना 70%। तो मैक्सिमम जो लगाना है रेंज वो 70 के आसपास, क्योंकि हमेशा मैक्सिमम वाली लेके चलते हैं, तो 70 के आसपास वाली रेंज को अपने को टिक करना है, ठीक है। जो भी ऑप्शन में 70 के नियर बाय रेंज दी गई उस पर अपने को टिक कर देना है। हो गया, हाँ 60 से 70 65 70 पर रेंज जो होती है 40 से 70 होती है। और अपन जो ऑप्शन जाता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन है वो 65 या 60 से 70 के आसपास आता है, तो अपने को 70 वाला टिक लगाना है, ठीक है। चलिए हो गया, बताओ। अब आते हैं अपन लास्ट नोट के ऊपर। ये पीएसटी आपका ख़त्म हुआ,
नोट में। अब वो आपकी सारे डाउट यहाँ पर आएंगे। क्या है सर? सबसे पहले कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन का यूज, सेडिमेंटेशन टैंक का यूज नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ये जो कोगुलेशन वगैरह जब डालते हैं, मतलब कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन बोलते हैं या कोगुलेंट या केमिकल बोलते हैं, उनका यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? यहाँ पे देखो, क्योंकि वेस्ट वाटर में सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज का कॉन्सेंट्रेशन, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज की मात्रा जो होती है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। जो कंसंट्रेशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या हो गया? सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज मतलब ऑर्गेनिक मैटर, है ना। यहाँ पर अपन किसकी बात करें? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, उससे क्या होगा सर? जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा कोगुलेंट ऐड करना होगा, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कोगुलेंट की मात्रा भी अधिक यूज होगी, अधिक अप्लाई होगी, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए कोगुलेंट की मात्रा भी अधिक अप्लाई होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर का, जितना ज़्यादा आपके ऑर्गेनिक मैटर उतना ज़्यादा कोगुलेंट डालना होगा, सीधी बात है। तो कोगुलेंट ज़्यादा अप्लाई होगा तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। सर कॉस्ट एक प्राइमरी फैक्टर। दूसरा कि सर जितना ज़्यादा कोगुलेंट डालोगे उतना ज़्यादा फ्लूक्स में, उतना ज़्यादा स्लज भी बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा कोगुलेंट डाल रहे हो तो कोगुलेंट भी तो क्या हो रहा है? उस स्लज की फॉर्म में आ रहा है, तथा स्लज का निर्माण या स्लज का वॉल्यूम भी अधिक होगा, जिससे डिस्पोजल की समस्या डेवलप होगी। डिस्पोजल की समस्या डेवलप होगी और कॉस्ट भी बढ़ेगी। बार बार तो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। डिस्पोजल की समस्या भी डेवलप होगी। तो जितना ज़्यादा, नहीं बफर नहीं कर रहा है रजनीश, कर रहा है क्या? इधर तो क्लियरली मेंशन्ड है, कोई बफर नहीं कर रहा है, इजीली सब कुछ विजिबल है ना। तो सर यहाँ पर कहा कि सर कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन या कोगुलेंट का यूज़ नहीं करते हैं वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में। क्यों? क्योंकि सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज मतलब ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा कोगुलेंट आपको डालना पड़ेगा। जितना ज़्यादा कोगुलेंट आप डालोगे उतना ज़्यादा ही स्लज का निर्माण होगा और वो कॉस्ट भी बढ़ रही है। 1 किलो डाल रहे हो उसके आप 10 किलो डाल रहे हो तो कॉस्ट बढ़ गई, तो ओवरऑल ट्रीटमेंट की कॉस्ट बढ़ रही है आपकी। और उसके डिस्पोजल की समस्या भी, ज़्यादा स्लज बनेगा तो उसको ट्रांसपोर्टेशन करना है, उसको डिस्पोज करना है, डंप करना है, उसकी समस्या बढ़ेगी, उसकी भी कॉस्टिंग बढ़ेगी। इसलिए वेस्ट वाटर में कोगुलेशन का इस्तेमाल न के बराबर करते या नहीं करते ये बोल सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई सभी को? बताओ। डन करिएगा। अब एक और लिख लो लास्ट कि डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी, ये फॉर्मूला पूछा गया था, टैंक में आती है। फ्लो थ्रू पीरियड
पीरियड अपॉइंटमेंट डिटेंशन पीरियड, डिटेंशन टाइम। ठीक है, याद रखिए डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लो थ्रू पीरियड अपॉन डिटेंशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी है ना। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। फ्लो थ्रू पीरियड अपॉन डिटेंशन टाइम, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी। डन। तो यहाँ पर आपका पीएसटी ख़त्म हो गया। कल या अगर टाइम मिला तो शाम में, नहीं तो वैसे तो कल ही है। टाइम मिलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। 1 घंटे की क्लास अपन शाम में भी ले लेंगे, है ना। तो अपन देख लेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, जिसमें ट्रिकलिंग फिल्टर, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, उन सभी की बातें करेंगे। ठीक है, तो सेशन को सभी को समझ में आया? कोई डाउट है तो बताओ किसी को। डे में ही क्लास होगी, सोच तो यही रहे डे में ही क्लास ले लें, है ना। कल और थोड़ी जल्दी ले लें। हाँ 25 से 50 डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी, हाँ ठीक है ना। अगर सोच रहे हैं अपन और थोड़ा सा जल्दी क्लास ले लें तो मैं आपको आधा घंटा 1 घंटा पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लगभग 12-1 बजे के आसपास ही आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, कोई डाउट किसी को बताओ। तो अब 2-5 दिन में आपका सब्जेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अपन थोड़ी सी क्लासेस का ड्यूरेशन बढ़ा देंगे तो चीज़ें अपन कवर अप कर लेंगे। बस मेन चैप्टर जो है वो यही है। उसके बाद तो 1 दिन 1.5 दिन के चैप्टर हैं, 3 घंटे के चैप्टर हैं सभी, 9-10 घंटे का डाटा बचेगा। वर्कबुक अभी जो है आपकी शायद बनी नहीं है, ऐसा कुछ है, या मैंने बात करी थी, है ना। वर्कबुक वगैरह बनी नहीं है। पीडीएफ के लिए लो आप स्कैन कर लेना, यहाँ से आ जाएगी पीडीएफ। किसी दूसरे मोबाइल से स्कैन कर लेना, पीडीएफ आ जाएगी आपके पास। है ना। कोई भी दूसरा मोबाइल वगैरह हो, लैपटॉप में देख रहे हो तो मोबाइल से स्कैन कर लो, या किसी भी फादर के मोबाइल से या जो भी आपके आसपास उनके मोबाइल से इसको स्कैनर आएगा, स्कैन कर लेना, तुरंत पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। और बाकी मैं डलवा ही दूंगा ग्रुप पे, तो वो आपके एप्लीकेशन पे है ना। एडवांस वर्जन है कई चीज़ों में, पर ये लो, ये स्कैन कर लो। हाँ स्कैन कर लो, नहीं तो फिर मैं डलवा दूंगा वो। तो फिर मैं, अगर किसी के पास हो फ़ोन तो आप स्कैन भी कर सकते हो उसको, तो यहाँ से आपका पीडीएफ आपके मोबाइल में आ जाएगी। अरे स्कैन करके पीडीएफ का लिंक खुल जाएगा, अपने पे सेंड कर लेना, इतना ही तो करना है। बगल वाले से लाइब्रेरी में जो बैठे उससे 1 मिनट के लिए स्कैन कर लो, स्कैन करके उस पीडीएफ को लिंक आ जाएगा। ठीक है, कर लेना। तो सेशन को अपन यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी लोगों को एक नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू एंड सभी को बाय बाय।